अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्टेप काउंटिंग ऑफ एन एल्गोरिदम। असल में हम लोगों ने ये इक्वेशंस तो देखी हैं कि इक्वेशन से हमने किस तरह से टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालनी है, और ये इक्वेशन जो सी हैं ये कुछ कोड से ड्राइव की गई हैं, यानी कोई कोड लिखा हुआ है और उनमें से ये इक्वेशंस अलग अलग ड्राइव की हुई हैं। तो ये इक्वेशंस कैसे निकालते हैं उस वो चीज़ हम देखेंगे स्टेप काउंटिंग के अंदर। इट इज़ अ मेथड यूज टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिदम बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशंस, यानी कि बेसिक ऑपरेशंस को देखना है और उनको काउंट करना है, और स्टेप्स एग्जीक्यूटेड बाय दैट एल्गोरिदम, यानी कि अगर वो फंक्शन है तो वो फंक्शन कितनी दफ़ा चल रहा है, 2 टाइम्स चल रहा है, 3 टाइम्स चल रहा है, 4 टाइम्स चल रहा है, कितनी दफ़ा चल रहा है, ये चीज़ देखेंगे। these basics operation include arithmetic operations, यानी कि प्लस माइनस वगैरह या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह, कंपैरिजन्स बड़ा है या छोटा है जैसे इफ कंडीशंस में अक्सर आता है, असाइनमेंट्स जैसे कि इनिशियलाइजेशन होती है किसी वेरिएबल की, एंड अदर फंडामेंटल एक्शंस परफॉर्म्ड बाय द एल्गोरिदम, और दूसरे एक्शंस भी हम लोग इसमें चेक करेंगे। The goal of step counting is to determine the algorithm's time complexity. देखे निकालना हमने क्या है, वही है टाइम कम्प्लेक्सिटी जो हमने यहाँ पर निकाली थी इन इक्वेशंस की मदद से, हमने निकालना वही है यहाँ पर भी, लेकिन इस बार हमारे सामने एक कोड होगा, बजाय एक इक्वेशन के एक कोड होगा, और उस कोड से हमने क्या निकालनी होगी, अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी, विच डिस्क्राइब्स हाउ द नंबर ऑफ ऑपरेशन स्केल्स विद रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज। और उससे हमें पता चल जाएगा कि जैसे जैसे हमारा इनपुट साइज इंक्रीज हो रहा है, किस तरह से हमारा जो कोड है या प्रोग्राम है वो वर्क कर रहा है। फॉर्मूलेशन ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी इक्वेशन, अब ये किस तरह से हम बनाएंगे, यानी एक कोड, अगर आपके पास कुछ लाइंस ऑफ कोड्स हैं तो उनके साथ हम ये इक्वेशन कैसे बनाएंगे। इन्वॉल्व एक्सप्रेसिंग द एल्गोरिथम्स परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ बिग ओ नोटेशन, यानी कि यूज इसमें भी क्या होगी, बिग ओ नोटेशन, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा। और बिग ओ नोटेशन का जहां पर भी नाम आएगा उससे आपको ये आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर हमने क्या चेक करना है, अपर बाउंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है उसकी, अपर बाउंड। It provides an upper bound on the growth rate of the algorithm's running time as a function of the input size. तो अपर बाउंड हमें मिल जाता है, हम ग्रोथ रेट जो रनिंग टाइम का होता है उसे देखते हैं कि वो फंक्शन में इनपुट के साइज के साथ साथ कितना इंक्रीज हो रहा है। इन अदर वर्ड्स इट डिस्क्राइब्स हाउ द एल्गोरिदम्स एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीजेस, कि एल्गोरिदम का एग्जीक्यूशन टाइम कितना इंक्रीज होगा अगर हम इनपुट साइज इंक्रीज कर दें, यानी कि टाइम और जो इनपुट साइज है हमारा, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो किस चीज़ का होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये इंक्रीज होगा, लेकिन कितना इंक्रीज होगा ये चीज़ हम लोगों को क्या बताएगी, टाइम कम्प्लेक्सिटी की इक्वेशन। ठीक है, अब इन्होंने एक एग्जाम्पल हमें नीचे दी हुई है और इस एग्जाम्पल के अंदर हमें लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें बताई हैं। कैसे, अब देखें, जो हमारे पास फोर लूप होता है इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। स्टार्ट पे इनिशियलाइजिंग जो काउंटर वेरिएबल की होती है, फिर कंडीशन, और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और ये जो इसके बिल्कुल सामने इन्होंने ये इक्वेशन एक लिखी है, ये इसी की है। इनिशियलाइजेशन का मैंने आपको बताया था, किसी वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होता है उसका ऑर्डर 1 होता है। आई लेस देन एन है, इसका मतलब है कि उसने जितनी दफा भी इस लूप में आना उतनी दफा एक इंक्रीमेंट लेके आना। ठीक है, इंक्रीज होता जाएगा हर दफा। और ये जो इंक्रीमेंट वाला एक ऑपरेशन है ये एन टाइम चलेगा। ठीक है, इंक्रीमेंट वाला ऑपरेशन एन टाइम चलेगा। ये मैंने आपको बताया कि किस तरह इन्होंने ये निकाले हुए हैं। उसके बाद जो ये नीचे इफ वाली है, इफ आई मोर 2 इज इक्वल टू 0, ये एन टाइम चल रही है ये इस सूरत में। क्यों? क्योंकि इसने जितनी दफा फोर लूप में आना है उतनी दफा इसने इफ कंडीशन को भी चेक करना है, एल्स को भी चेक करना है, और इफ चेक इन सब को चेक करेगा वो बारी बारी। ठीक है, तो इस वजह से इसकी हमारे पास कम्प्लेक्सिटी जो आ रही है वो क्या आ रही है, एन आ रही है। अब देखें, हम हर स्टेप की अलग अलग से कम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं, और फाइनली हम क्या करेंगे, इन सारी कम्प्लेक्सिटी को आपस में क्या करेंगे, ऐड भी करेंगे। ठीक है, अब अगर इफ ये वाली चलती है ना हमारी कंडीशन, तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज ये प्रिंट होगा। इस वजह से इन्होंने इन दोनों के ऊपर n/2 लगाया है, क्योंकि या ये चलने वाला है या ये चलने वाला है, तो n को 2 पर डिवाइड कर दिया उन्होंने। और फाइनली क्योंकि ये भी n है, इसने भी n टाइम्स चेक होना है। और यहाँ पर अब देखें,
इसकी n मल्टीप्लाई बाय टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एफ ऑफ एन, ये क्यों लिखा है? इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, और जहां पर रिकर्सिव कॉल होती है उसका मतलब होता है वो अपने आप को कॉल कर रहा है, तो ये n मल्टीप्लाई बाय n बनेगा, ठीक है, ये n मल्टीप्लाई बाय n बनेगा। अब अगर हम लोग टोटल करें अपना, टोटल करें अपना, तो हमारे पास कितनी आए हैं स्टेप्स? स्टेप 1 2 3 4 5 और ये 6, जिसे हम n मल्टीप्लाई बाय n लिख रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम इकट्ठा करके देख लेते हैं। इकट्ठा किया उन्होंने, ऐड करने के बाद हमारे सामने जो आया, ये दोनों तो ऐड होकर हमारे पास ऐसे आना था ना, n डिवाइडेड बाई 2 प्लस n डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाना था 2n/2, और 2 से कैंसिल होके n रह जाना था हमारे पास, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास एक n आना था, इसका इन्हें इकट्ठा करके एक n बनना था, एक ये था, एक ये था, एक ये था, 4n हो गए, और एक यहाँ से निकलना था, क्योंकि जब हम इसे बिग ओ में लिखते n+1, तो यहाँ पर 1 खत्म हो जाना था और खाली ओ ऑफ n रह जाना था। तो अब यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने n बने हैं? 5, ठीक है, टोटल n कितने बने हैं? 5। मैं ग्रीन से मार्क करती हूँ। एक n ये, एक ये, इन दोनों को मिला के 2 ये, और एक इसमें से निकलेगा, ठीक है। तो ये टोटल कितने n बन गए हमारे पास? 5n। इसी तरह ये हमारे पास n² है, इसको हमने स्टार्ट में लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो सा 1 था वो इसमें ऐड हो गया, और वो हमारे पास यहाँ पर आ गया 2 में, यानी कॉन्स्टेंट्स को भी हमने क्या किया? साइड पर लिखा। अब इनमें से जो अपर बाउंड है वो किसका है? तो अगर देखा जाए तो अपर बाउंड हमारे पास इसका है, n⁻² का, तो वही हमारे पास उसका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये हमारे पास है पूरी टेक्निक। अगर हमारे पास कोई कोड हो और हमने उस कोड से फाइनल कोई इक्वेशन निकालनी हो, और उस इक्वेशन से फिर फर्दर हम लोग अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं। और ऑर्डर ऑफ n² का क्या मतलब है? n² जो सी है पोलिनोमियल की सेकेंड डिग्री है, ठीक है, पोलिनोमियल की सेकंड डिग्री है, और जो सेकंड डिग्री होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक टाइम में चल रही है, ठीक है, ये पूरा जो सा कोड है ये क्वाड्रेटिक टाइम में चल रहा है, और इसी के साथ ग्रो कर रहा है, इसी रेट के साथ ग्रो भी कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। जिस तरह से हम टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में स्टेप बाय स्टेप ये देखते थे कि एक लाइन ऑफ कोड हमारे पास कितना टाइम ले रही है एग्जीक्यूट होने में, इसी तरह स्पेस कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में हम लोग ये चेक करेंगे कि एक लाइन ऑफ कोड में कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, कितने बाइट्स उसे चाहिए, ठीक है। Similarly, you can conduct an analysis of space complexity in almost same manner, यानी कि हम उसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए ये काम करेंगे। The primary distinctions lies in the fact that you don't need to aggregate all the terms listed alongside each line, यानी कि आपका जो मेजर मकसद है ना, ये नहीं है कि आप उन सारी जो उनसे कोड ऑफ लाइन है उसके एक एक करेक्टर का साइज मालूम करो। जो आपका मेजर टास्क है वो क्या है? योर टास्क इज टू ऑब्जर्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेस यूटिलाइज बाय द एल्गोरिदम। आपने सिर्फ एल्गोरिदम का टाइम और स्पेस देखना जो वो उस वक्त ले रहा होगा, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर जो वो ले रहा होगा, आपने सिर्फ वो देखना है। व्हेन यूटिलाइजिंग अ स्टैटिक और डायनामिक अरे, स्टैटिक और डायनामिक अरे को इस्तेमाल करते हुए द प्रोग्राम एलोकेट्स स्पेस करस्पॉन्डिंग टू द साइज ऑफ द अरे। अब जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं और उसमें एक अरे आपने ली है, ठीक है, तो जिस वक्त आप उस अरे को लेंगे वो उसी टाइम पर उसको एक स्पेस जो है ना वो एलोकेट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल के वो उसका एड्रेस दे देती है 2002 का, ठीक है। अब ये अरे 2002 पर जाकर स्टोर हो जाएगी, और जैसे ही ये काम कंप्लीट करेगी और बाद में इसे पता चलेगा कि मुझे डेल करने का कहा गया है खुद को, तो ये क्या करेगी? 2000 जो एड्रेस होगा उसमें से अपने आप को खत्म कर लेगी, यानी डी एलोकेट हो जाएगी वहां से। तो इस तरह से क्या होता है कि पूरी जो अरेज है ना, ये सॉरी एलोकेशन है ना, वो वर्क करती है। An algorithm can be characterized as having constant space complexity if the maximum space allocated by the algorithm remain constant. अब ये कहने का ये मकसद है कि अगर
आपके पास इस तरह का कोई टाइम आ जाए या इस तरह का कोई कोड आ जाए जिसमें हर लाइन ऑफ कोड के पास कांस्टेंट किस्म का साइज है। फॉर एग्जांपल इसमें भी 2 बाइट, इसमें भी 2 बाइट, इसमें भी 2 बाइट, इसमें भी 2, तो जो आपकी फाइनल कम्प्लेक्सिटी बनेगी वो कांस्टेंट कम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 की होगी। लेकिन अगर डिफरेंट होगी तो फिर जाहिर सी बात है चेंज होगी। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने नीचे 2 एग्जांपल्स यूज किए हैं ये दोनों बातें समझाने के लिए। जो सबसे पहली एग्जांपल है, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि ये आपके पास एक कोड स्निपेट है और इसके अंदर से आपने स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकालनी है। अब स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं तो हमने हर लाइन ऑफ कोड में मैंने कहा था कि आपने बाइट्स देखनी है कि कितनी यूज हो रही हैं। वर्ड स्पेस कम्प्लेक्सिटी ये सिर्फ एक हेडर है, इसमें कोई बाइट यूज नहीं हो रही। बाइट वहां पर यूज होगी जहां पर हमारे पास कोई हमारा वेरिएबल आएगा। अब यहाँ जो सेकेंड लाइन है इसमें एक वेरिएबल आ रहा है आई, और ये आई जो सा है किस टाइप का इंटीजर, और हमें पता है कि एक इंटीजर जो सा होता है उसका साइज क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, 2 बाइट्स। जिस तरह करेक्टर का हमारे पास 1 बाइट होगा, ठीक है, इसी तरह इंटीजर का 2 बाइट है। तो ये चीज आपने ना वो टेबल जो हम लोगों ने पीएफ में पढ़ा था वो याद रखना है, और उस चीज से आप अगर आप वो कर लेंगे ना तो आपके लिए ये चीजें आसान हो जाएंगी। सेकंड में हमारे पास काउंट आ रहा था, इसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं। मेन आया, इसमें भी कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। इस लाइन में भी कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, और ना ही इस लाइन में, किसी मजीद लाइन में कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं, सिर्फ एक में इन्वॉल्व था, और उस वो भी 2 बाइट का था। अब हमने इन सारे स्टेप्स को आपस में क्या करना है, ऐड करना है, जैसे कि हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी में किया था। करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आया 2, और जो 2 है वो हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। आई होप इसकी आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल स्पेस कम्प्लेक्सिटी। वेरिएबल स्पेस कम्प्लेक्सिटी कहने का मतलब है जो चेंजेबल हो। ये हमने कांस्टेंट टाइम के लिए पढ़ी थी। मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास पूरे प्रोग्राम में टाइम कांस्टेंट रहता है तो फिर उसका ऑर्डर ऑफ 1 में आंसर आएगा, लेकिन चेंज होगा उस वक्त जब हमारे पास वो चेंज हो रही होगी। तो अब वेरिएबल स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, अब उसकी एग्जाम्पल देखते हैं। ये इसकी एग्जाम्पल है। फोर लूप है, स्टार्ट हो रहा है आई से, और आई का हमने बताया था कि वो 2 बाइट्स का होता है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है बूल। बूल टाइप का एक पॉइंटर है, और जब पॉइंटर हमारे पास आ जाते हैं तो उसके साइज को हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि पॉइंटर्स बनते हैं और खत्म होते हैं, बनते हैं और खत्म होते रहते हैं हर वक्त। तो अब हमें इनके क्योंकि साइज का नहीं पता, एन यहाँ पर जिस किस्म का साइज होगा, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू एन की होगी उसी तरह का हमारे पास पॉइंटर बनेगा। इस वजह से हम इसकी बाइट्स का अंदाजा नहीं लगा सकते, और इसके इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा भी क्या है, एन बाइट्स है। उसके बाद डिलीट, और ये दोनों लाइंस के हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहे, इस वजह से 0 बाइट्स आ रहा है। तो इन सबको ऐड करने के बाद, सम अप करने के बाद हमारे पास 2 + n बचता था, जिनमें से n जोन सा था वो अपर बाउंड था, ठीक है। बिग ओ नोटेशन लगा रहे हैं ना, तो अपर बाउंड कौन सा है, एन, तो हमारे पास ऑर्डर भी क्या आया, ओ ऑफ एन। आई होप इसके इन दोनों की अब आपको समझ आई होगी कि किस तरह से वेरिएबल स्पेस कम्प्लेक्सिटी जब आती है तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, और कांस्टेंट किस वक्त रहता है कि जब हमारे पास पूरे प्रोग्राम में भी वो स्पेस कांस्टेंट रही हो, ठीक है।